भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास नामक अध्याय में आज आर्थिक विकास में नियोजन की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास वहाँ के संसाधनों पर निर्भर करता है, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि साधन संपन्न क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़े रह जाते हैं और साधन रहित क्षेत्र का आर्थिक विकास तेजी से हो जाता है। इस प्रकार आर्थिक विकास के आधार पर क्षेत्रों में असंतुलन पैदा हो जाता है। अतः क्षेत्रों के समान विकास के लिए संसाधनों के कुशलतम एवं विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र तथा लक्ष्य समूह योजना उपागमों को प्रस्तुत किया। लक्ष्य क्षेत्र में हम पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सूखा संभावित विकास कार्यक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। इसमें उन सभी पिछड़े हुए पर्वतीय क्षेत्रों को शामिल करने पर बल दिया गया जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक थी तथा जहां पर जनजातीय उपयोजना लागू नहीं थी। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने निम्न बातों को ध्यान में रखकर पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए कुछ सुझाव दिए, जैसे सभी लोगों का विकास एक समान दृष्टि से हो, अर्थात सभी को विकास का लाभ मिले, ना कि सिर्फ प्रभावशाली लोगों को। स्थानीय संसाधनों तथा स्थानीय लोगों की प्रतिभाओं का विकास हो। अंतर प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण ना हो। पिछड़े क्षेत्रों की बाजारी व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि श्रमिकों को लाभ मिले तथा पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखा जाए। इस प्रकार यह विकास योजना पर्वतीय क्षेत्र की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई ताकि स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सके। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का आरंभ 4वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ तथा इसका लक्ष्य सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना था। इस कार्यक्रम में ऐसे निर्माण कार्यों पर बल दिया गया जिसमें अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जैसे सिंचाई परियोजना, वनीकरण, सड़क निर्माण, चारागाह विकास आदि। इस प्रकार इन कार्यक्रमों के द्वारा प्राथमिक क्रियाओं तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने पर बल दिया गया। देश के सूखा संभावित क्षेत्रों में राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पठार तथा तमिलनाडु के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल हैं। भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें जिसमें भरमौर तथा होली सम्मिलित हैं। इस इलाके में गद्दी जनजातीय समुदाय का आवास है। यह समुदाय हिमालय में अपनी एक अलग पहचान रखता है क्योंकि यहाँ के लोग अपने पशुओं के साथ ऋतु प्रवास करते हैं। इनकी प्रमुख भाषा या मुख्य भाषा गद्याली है। यह क्षेत्र समुद्र तल से 1500 से 3700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तथा इसका कुल क्षेत्रफल 1818 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार गद्दी लोगों की आवास भूमि वाला यह क्षेत्र चारों ओर से ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में रावी तथा उसकी सहायक नदियां बहती हैं। ये नदियां इस पहाड़ी क्षेत्र को 4 भागों में बांटती हैं, जिनमें होली, कुगती, खड़ी तथा तुंदहा हैं। यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस प्रकार भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जलवायु कठोर तथा संसाधनों का अभाव मिलता है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का लक्ष्य गद्दी लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत परिवहन तथा संचार, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य तथा अन्य सामुदायिक सेवाओं से जुड़ी क्रियाओं के विकास पर बल दिया गया है ताकि इन लोगों के विकास के द्वारा इन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता यह है कि आज इन लोगों की शिक्षा दर काफ़ी उच्च हो गई है। जहां पहले यह 1.2% के आसपास थी,
आज 43% से अधिक है। अब गद्दी लोगों के लिंग अनुपात में भी परिवर्तन आया है। इसके साथ ही यह लोग अब स्थायी रूप से रहने लगे हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस विकास परियोजना के परिणाम स्वरूप इन लोगों का जीवन स्तर काफ़ी विकसित हुआ है, किंतु अभी और प्रयास की आवश्यकता है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, इसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। यह नहर पंजाब में हरी के बांध से निकलती है तथा राजस्थान के थारू मरुस्थल में बहती है। यह नहर दुनिया के सबसे बड़ी नहर तंत्रों में से एक है। इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई 9060 किलोमीटर है तथा यह 19.63 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। इस नहर का निर्माण 2 चरणों में पूरा किया गया है। इस नहर द्वारा सिंचाई से क्षेत्र में पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था तथा समाज को बदल दिया है। जहां क्षेत्र की भूमि शुष्क हुआ करती थी, वहीं इस नहर से सिंचाई द्वारा प्रदेश की भूमि काफ़ी हरी भरी हो गई है। अब यहाँ की पारंपरिक फसलों जैसे चना, बाजरा, ग्वार आदि का स्थान गेहूँ, कपास, मूंगफली तथा चावल की फसलों ने ले लिया है। इसका प्रमुख कारण सघन सिंचाई ही है। सघन सिंचाई के कारण ही आज यहाँ कृषि तथा पशुधन उत्पादकता में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई है। किंतु इस नहर के सिंचाई के कारण इस प्रदेश में जल भराव व मृदा लवणता की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। इस तरह लंबी अवधि के दौरान कृषि की सतत पोषणीयता पर भी प्रश्न उठ गए हैं। अतः निम्न उपायों को अपनाकर ही प्रदेश में सतत पोषणीय विकास को प्राप्त किया जा सकता है। जल प्रबंधन नीति का कठोरता से पालन किया जाए। किसानों को बागानी तथा खट्टे फलों की कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जल आक्रांत लवणता से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाए। वनीकरण तथा चारागाह विकास सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा कृषि तथा अन्य संबंधित कार्यों को प्रोत्साहित किया जाए। अतः हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम उक्त सुझाए हुए सभी तरीकों को अपनाकर क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दें, ताकि लोगों के रोजगार के साथ साथ पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा ना हों।